इंतजार हो रहा है कि जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं और वो क्या उसमें कहते हैं। और इन सब के बीच इंतजार उसके बाद यह भी हो रहा है कि क्या राज्यपाल इसके बाद विधानसभा में जो दावा पेश इससे पहले किया जा चुका है नीतीश कुमार के जरिए, क्या उनको बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, उसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है और बड़े तेजी से बिहार में घटनाक्रम बदले हैं राजनीतिक तौर पर। और उन सब के बीच में जीतन राम मांझी के साथ कहीं ना कहीं अति दलित वाला जो मसला था, महादलित वाला जो मसला था, वो आकर वोट बैंक के तौर पर फंसा है, या फिर इन सब के बीच क्या नए गठजोड़ के साथ जो अब चुनाव के मैदान में जाना है उस दिशा की पूरी तैयारी की भी साथ बिछाई जा रही है। और इन सब के साथ ही बीजेपी ने क्या वाकई महादलित का जिक्र पहले दिन से वो कर रही थी, जिसका जिक्र वो बार बार कह रहे थे कि महादलित के साथ अन्याय हो रहा है, हम न्याय करने की दिशा में उनके साथ बढ़े हैं, तो क्या उस वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करें उससे पहले हम सुनाते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता का क्या कहना है। हम पहले दिन से ही इस राय के थे कि हमारा बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इस ड्रामे का कल शाम तक इंतजार करती रही। विधानसभा में बहुमत का नंबर पूरा न होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब नीतीश कुमार जी को राज्यपाल महोदय बुलाएंगे शपथ ग्रहण के लिए, ये ऐसी हमारी आशा है। और इन सब के बीच लालू यादव ने एक लिहाज से ऑफर कर दिया है जीतन राम मांझी को कि साथ आइए और हमारे साथ आगे बढ़िए, बीजेपी ने आपका भविष्य बिगाड़ दिया। ये लालू यादव की तरफ से बात आगे। सुजीत, लेकिन क्या जानकारी और मिल पा रही है आगे, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कौन अपनी बातों को रखेगा और अब विधानसभा का बजट सत्र का क्या होगा? झूठ की लड़ाई है और भले सच में शामिल होने वाले को दिक्कत हो। जीतन राम मांझी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो सारी बातों को रखेंगे। अभी दूसरी तरफ नीतीश कुमार अभी विधान परिषद में बैठे हुए हैं, अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। हो सकता है कि रणनीति बने कि आज शाम को ही राज्यपाल से मिलकर उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताया जाए और कब शपथ लेना है और क्या करना है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ये तो है आज का कार्यक्रम। लेकिन सबसे आश्चर्य और सबको, पूरी जनता को और खासतौर पर बीजेपी के जो नेता हैं उनको काफी आश्चर्य हो रहा है जिस तरह से जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया है अचानक से। सबको लग रहा था कि इस्तीफा वो दे सकते हैं, लेकिन अपनी बात कहने के बाद, हाउस में अपनी बात कहने के बाद, लेकिन अचानक वो जाते हैं राजभवन और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो बीजेपी के विधायक काफी इससे मतलब उनको सेटबैक लगा है। इसको कई लोगों से बातचीत हुई है। तो एक तो ये है कि अभी राजीव रंजन जो मुख्य सचेतक है उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक था, हमारे पास 136-37 विधायकों का समर्थन था, लेकिन उसके बाद अचानक परिस्थितियां बदली। और क्या परिस्थिति बदली उन्होंने बताया कि इसके बारे में जीतन राम मांझी ही बेहतर बता सकते हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये आखिर क्या वजह हुई 9:30 बजे के बाद कि ऐसी क्या स्थितियां आई कि अचानक उनको इस्तीफा देना पड़ा, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। प्रसून, जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ लालू यादव एक लिहाज से ऑफर कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी उनके साथ आकर काम करे। देखिए, अभी तक तो यहाँ के जो नेता है वो जश्न के मूड में है और उन्हें लगता है कि जो फैसला आज जीतन राम मांझी ने किया है वो फैसला अगर 7 फरवरी को कर लिए रहते तो स्थिति कुछ और होती और काफ़ी मतलब सौहार्दपूर्ण तरीके से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती थी। लेकिन इतना सब होने के बाद ये 10-12 दिन का जो समय गुजरा है उसमें सभी विधायकों का ये मत होना कि जीतन राम मांझी को फिर से पार्टी में वापस ले लिया जाए, ये मुमकिन नहीं लग रहा है। खासतौर पर अभी के माहौल को देखें तो विधायकों की जो मनोदशा है, जो जिस तरह की उनकी सोच है, उसको देख के ऐसा नहीं लगता है। लेकिन लालू यादव ने अगर ऑफर दिया है, वो भी जेडीयू गठबंधन के सदस्य हैं, तो हो सकता है कि उस पर विचार हो आने वाले समय में, उन पर कारण बताओ नोटिस जारी करके कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, कुछ इस तरह से रास्ता निकाल के उनको नहीं देखा। तीसरी चीज ये देखा कि विधानसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में नंदकिशोर जी का नाम भी हमने नहीं देखा। यानी विधानसभा में नेता विरोधी दल
कि किसी भी लोगों को मान्यता नहीं दी गई। तो इस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सदस्य कहाँ बैठेंगे, और इस तरह से जो विरोधी दल की मान्यता को भी उन्होंने समाप्त किया। इस पर हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के इस आचरण पर संदेह हुआ, क्योंकि वो अपना काम पता नहीं स्वविवेक से करते हों या किसके इशारे पर करते हों, प्रायः गलत काम किया, जिसके चलते हमारे कुछ सदस्यों की जीतन राम मांझी पत्रकारों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तकनीकी की वजह से कट गया है, दोबारा चलते हैं वहां पर। और डबल बेंच में अच्छा, कोई तकनीकी वजह है, लेकिन वो जिक्र जिस बात का कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता इससे पहले हम समझे कि यहाँ पर निश्चित रूप में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो जो कानूनी बात है उसके आधार पर नहीं चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि और विधायक के साथ साथ मंत्रियों को भी जान से मारना या अच्छा नहीं होगा यदि इस कार्यक्रम से अपने को अलग नहीं करते हों, उस प्रकार का धमकी भरा उनको मोबाइल में संदेश आया। और खुद हमें जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी धमकी मिली, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। हमारे रामेश्वर पासवान जी माननीय विधायक हैं, उनके घर पर 10 आदमी आज 4 दिन से उनके सूचना के बिना वहां पर रह रहे हैं, उनसे अनेक प्रकार की बात करते हैं। फिर और कुछ जो विधायक हैं उनके घर पर भी इसी प्रकार की बात आती रही। तो हमें लगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय से पहले हम लोगों ने अनुरोध किया था कि गुप्त मतदान हो, और उन्होंने गैलरी डिवीजन के साथ साथ गुप्त मतदान के बारे में भी एक ऑप्शन दिया था। हम इन सब कारणों से समझ में आया कि वो गुप्त मतदान कराने की स्थिति में नहीं है, चूंकि कल बोल भी चुके कि संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम गुप्त मतदान कराएं। तो ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। और बात सही भी थी कि यदि हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें और हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी को अपना त्याग। वजहों को बताया जा रहा है कि किन किन वजहों से और बेहद खतरनाक स्थितियों का जिक्र खुद जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि अगर धमकी दी जा रही थी, घर पे लोग तैनात थे, इन सब के बीच अगर ये स्थिति बिहार के भीतर है और जिसका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं, तो क्या एक खूनी संघर्ष की आड़ थी बिहार में इस पूरे विश्वास मत के दौर में हो जाती? गुप्त रूप में रहना पसंद किया या नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी अच्छा, वो लगातार तकनीकी कारण से कट रही हैं, चीजें आ रही हैं, लेकिन उनका जमीर काम नहीं कर रहा है, गवाह नहीं दे रहा।
जाएंगे। कि विधायकों को भी सुरक्षित हम रखें और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष का जो गैर संवैधानिक और स्वेच्छाचारी जो आचरण है वो आज बरकरार है और आगे भी रहने की उम्मीद है, जिसके चलते हम लोग विधानसभा में जाते तो बहुत प्रकार की बातें आती। आज हमको मालूम हुआ है कि सिविल सर्जन, जिला प्रशासन काफी प्रबंध करके वहां रखा, यानी उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में ही लगा एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के जो संवैधानिक काम है, संवैधानिक जो उपाय है वो अपना करें, किन्हीं को नेता के रूप में मान्यता दें या सरकार बनाने के लिए न्योता दें। और जब न्योता देने की बात हो तो उनके विवेक पर है कि किसको देंगे। लेकिन आज बात सही है कि जो हमारे साथ करीब करीब जनता दल यूनाइटेड के 40 से लेकर के 51 विधायक हमारे साथ हैं। अगर गुप्त मतदान हो तो ये सब हमारे साथ हैं और इसकी नौबत नहीं आने वाली है। इसलिए हमने समझा कि 6 महीना समय और है, हम जो विधायक गरीब होते हैं उनको हम क्यों तंग करें। चूंकि जो कोर्ट में भी केस मुकदमा हो रहा है, चाहे समाप्त होने की बात हो चाहे और बात हो, तो देखा जा रहा है कि हर विधायक को 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये चुनाव का वर्ष है, हम अपने विधायक को नहीं चाहा कि सदस्यता बचाने के लिए वो 5 लाख और 8 लाख रुपया कोर्ट में खर्च करें। उससे अच्छा है कि यदि हम इस आम मुश्किलों का जिक्र कर रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन मुश्किलातों से वो घिरे हुए थे और इन सब के बीच क्यों वो चाह रहे थे और क्यों वो अब नहीं चाह रहे हैं। जो मुश्किलात है उसमें यहां तक की स्थिति है कि हिंसक पहल तक हो सकती थी, धमकी मिल रही थी जान से मारने की। और इन सब परिस्थितियों के बीच वो कैसे विधानसभा के भीतर, और विधानसभा को लेकर जो पूरा हंगामा था उसमें 4 अस्पताल तक हाई अलर्ट पर कर दिए गए थे, 8 एम्बुलेंस तक रख दी गई थी। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि सीट कि जहां से चाहेंगे वहां से सीट देंगे और मंत्री बनावेंगे, इस प्रकार का लोभ दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे कि इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें, बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का वो क्या करते हैं, यही है। और इसके बाद यदि हम कहना चाहें कि आज जो परिस्थिति आई, हम एक दलित परिवार से आए हैं, सब लोग आप जानते हैं। दलितों में भी जो सबसे दलित, जिसकी राजनीतिक इच्छा कहीं नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करने के लिए वो आज तक जिया है। एक मौका मिला था, नीतीश कुमार जी ने हमको बिना किसी पैरवी के मौका दिया था और हमको लगा कि आज मौका मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें। लेकिन आप ही लोग कहा है इस बात को, कई एक बार हमने आपसे कहा भी है कि 2 महीना 3 महीना हमने काम किया। और सही मैं कहता हूं, हो सकता है कि वो बात उचित नहीं हो, लेकिन हम अपने मर्जी से कुछ नहीं किया। कौन विभाग किस मंत्री को दिया जाए, कौन मंत्री परिषद में शामिल हो, जीतन उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग भी विभिन्न विभागों का जहां होता था, प्रशासनिक विभाग की बात आती थी, सूची आ जाती थी। उस सूची पर हमारी कोई इच्छाएं नहीं होती थी, हमें दस्तखत करना पड़ता था। योजनाओं का चयन में भी हम इस प्रकार की बात देखते, हम बहुत कुंठा में थे। इसी बीच हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें आई कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा, और जागा
तो हम कोशिश किया है, कोई काम आगे नहीं पहुंच बढ़ाया है। और कोशिश जब करने लगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो अगल बगल के हो, जिस भी रूप में हो, पैसा कमाने वालों को लगा हमारा स्रोत कम जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए उन लोग अपना सारी शक्ति लगा दी माननीय नीतीश कुमार जी को प्रबोधन देने में, उनको बरगलाने में। और हमको आश्चर्य हो रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पायदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। तो आज हमारे सामने ये परिस्थिति बनी कि हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पाए वहां पर भी, और रस्साकसी होने लगी, दूसरे लोगों से बयान दिलाए जाने लगा, दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण्य होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। तो निश्चित हमें बहुत सदमा पहुंची और उसके बाद हमने प्रयास किया कि चाहे जो भी हो हम अपने मन से काम करेंगे। और अपने मन से काम जब करना शुरू किया तो 2 महीना 3 महीना पहले से इस प्रकार की बातें आने लगी। कहने का गरज कि हमको 2-2.5 महीना भी ठीक से काम करने नहीं दिया गया। हम समझते हैं भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उन लोगों के साथ भी यही बात हुई थी। राम सुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री बने, उनके साथ भी वही बात हुई थी। उसी प्रक्रिया में हम जीतन मांझी के भी साथ ऐसी बातें हुई जो हम नहीं समझते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को हम अपने दिल में एक आदर्श पुरुष के रूप में जमा करके रखे थे और ऐसा सोचते थे कि वो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि लोगों के बहकावा में आकर के उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें, और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता। हम काम करते, उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित से कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई चैनल में भी कहा है, आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुंह से कह दीजिए कि आप खराब कर रहे हो। हम 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चूकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह की तरह कि द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अंतर पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है, हमको संघर्ष में जाना चाहिए। और जब शरद यादव जी ने हमको कहा कि आप प्रपोज कीजिए नीतीश कुमार जी का नाम, हमने कहा कि हम क्यों करें प्रपोज, हमको बताया जाए। नौकरी में भी कोई सस्पेंड होता है तो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, वो भी तो कम से कम होता, या ऐसे भी कहते तो हम मानते। और जहां तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको आप आदेश देते कि अमुक तारीख को आप बुलाओ बैठक, हम नहीं बुलाते तो एक बात थी। बिना हमरा पूछे उन्होंने बैठक बुला दी, जिसको हम अवैध घोषित किया। और हमने कहा हम तो बजट सेशन आउट कर लिया है, अब बजट सेशन 20 तारीख से है, और इस बीच में क्या धड़पड़ी पड़ी है कि आज फलना को बना दो, ऑप्ट करो, 20 तारीख को आप देख लीजिएगा जो परिस्थिति होगी। हम अगर उसमें लोगों के मत के लायक नहीं रहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और नहीं तो हमको लोग चुनेंगे तो हम फिर मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें समय मिला, उस समय में हम लोगों ने जो
बीज प्रक्रिया है उसको अपनाकर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। गरीबों के लिए जो हम करना चाहते थे हम उसको किया, और आज गरीबों में जो जो काम किया है, अगर उसका फीस आप कहेंगे तो हमारे पास फीस अनेक फीस है जो आज वो को पेन्हा प्रेस क्लब, आप जो ये पेंशन के लिए आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उसको भी हम भी पहले कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा था। तो जीतन राम मांझी उस तमाम अपनी त्रासदियों का जिक्र कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री, असल मुख्यमंत्री भी संयोग देखिए 20 मई को बने थे और इस्तीफा भी 20 तारीख को ही दिया गया है, यह 20 फरवरी का दिन है। लेकिन महत्वपूर्ण इस पूरे दौर की जो उनकी मुश्किलात थे उसका जिक्र किया गया है, और ये एक लिहाज से आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति की लकीर क्या उर्वरेश जी माना जाए उस दिशा में खींच दी गई है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी शायद कोई छोटा सा राजनीतिक दल अपना बनाए, और हो सकता है एनडीए के साथ उनका एसोसिएशन हो, या पता नहीं आगे क्या होगा, बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स होगी, बहुत कुछ निर्भर करेगा बीजेपी पर। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, आप नीतीश के बारे में उनकी आलोचना सुनिए, आप लालू के बारे में सुनिए, लेकिन थोड़ा सा माइल्ड है, क्रिटिकल है लेकिन माइल्ड है। सबसे अधिक विलेन अगर आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को बनाया तो उदय नारायण चौधरी को, स्पीकर को, और संयोगवश वो भी महादलित हैं। तो ये महादलित समाज में वोटों का विभाजन न हो, जनता दल यू के पक्ष में या आरजेडी के पक्ष में, ये कहीं ना कहीं रणनीति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी दिखाई दे रही है कि वो थोक के भाव उनके पास रहें, सुरक्षित वोट रहे, उसी वोट बैंक पर वो एनडीए को या जेडीयू आरजेडी को बार्गेन करें इस चुनाव से पहले। ये जो आप जिक्र कर गए, क्या वाकई अरुण जी इस बात का जिक्र किया, दोनों ही गया से भी आते हैं, देखिए एक ही जगह से आते हैं, और महादलित का जो वोट बैंक, ये पूरा खेल उसी के लिए है क्या? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अभी वाली जो लड़ाई थी उसमें कैटलिस्ट, उत्प्रेरक पॉइंट जो था वो महादलित का ही वोट था, क्योंकि नीतीश कुमार को शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को आगे विलय या महागठबंधन में जाना है, मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। तो नीतीश कुमार का जो विनिंग वोट है वो महादलित है। तो मांझी जी ने जो भी किया और नीतीश कुमार ने जो भी किया, उससे इतना तो दिख रहा है कि वो महादलित वोट बैंक बिखर सा गया है। अब उसको कौन कलेक्ट करेगा? बीजेपी, मांझी, नीतीश, कौन कलेक्ट करेगा? चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वाकई महादलित वोट बैंक को लेकर एक पूरी सियासत नए तरीके से सतह पर आ गई है और आने वाले वक्त में हर राजनीतिक दल को उस दिशा में साधना है। खुद जीतन राम मांझी